गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और आज संडे है तो जाहिर सी बात है कि सैटरडे और संडे हम लोग T20 सीरीज़ में उपस्थित रहते हैं। और ये जो T20 सीरीज़ है उन एपिसोडों पर या उन चैप्टर्स पे आधारित है जिनकी हमने ओपन सीरीज़ में विशद व्याख्या की है। ओपन सीरीज़ कहने का मतलब ये है कि हमने सभी के लिए वो फ्री रखा हुआ है और प्लेलिस्ट में आप देखें चैनल पे शौर्य एकेडमी के वो सबको मिल जाएगी। पेड बैच भी चल रहा है, वो ऑप्शनल बैच चल रहा है, राइट। उसमें एडमिशन की प्रक्रिया अलग है। तो और ये भी ओपन सीरीज इसलिए क्योंकि हिस्ट्री और कल्चर के सेक्शन पे अधिक से अधिक सवाल आप सभी लोग सही करें, इतिहास के प्रति समझ विकसित करें, ये इस सीरीज का उद्देश्य है। और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास मैसेज आया आज या कल आया, शायद सुबह सुबह ही मैसेज आया, रात में पढ़ा रहा होगा, मैंने देखा, हो सकता है मैसेज पहले का ही रहा हो, कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, यूपीएससी में इस बार 18 सवाल आए हुए थे इतिहास और कल्चर के, और मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा हुआ हूँ। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इसकी ये बहुत सहायता मिली। तो जाहिर सी बात है कोई भी टीचर बहुत प्रसन्न होता है जब उसके बच्चे इस बात को मानते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको लगता है कि हाँ सर ने जो मेहनत किया वो सफल रही। और मेरा विश्वास है कि आप अगर इस ओपन सीरीज और T20 सीरीज़ को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो इतिहास की जो समस्याएं हैं, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री की कोई भी समस्या है, वो क्या कहते हैं कि दूर होगी। और ये उन लोगों के लिए भी है जो इतिहास में रुचि रखते हैं, भले ही वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, तो वो भी इस सीरीज़ से जुड़ सकते हैं, राइट। तो फिलहाल आप लोग तैयार हैं? मौर्य साम्राज्य पे तो कम से कम 2 या 3 T20 जाना ही चाहिए। तो पहला T20 है और एकदम गेट रेडी फॉर दैट। चंद्रगुप्त मौर्य की ये आपको फोटो, दुर्लभ फोटो यहाँ पे दिख रही है, राइट। मौर्य साम्राज्य पार्ट 1, अगले में पार्ट 2 हो जाएगा, तो इसमें पार्ट 1 नहीं लिखा गया है, शुरुआत है ये। और कुल T20 सीरीज की ये 8वीं सीरीज है। तो जो लोग नए लोग हैं पुरानी 7 सीरीजें भी देखेंगे। और कम से कम अब तक हमने 25-30 एपिसोड छोटे छोटे डाले हैं एक क्रम से, कि इतिहास का अध्ययन कैसे करें, वहाँ से लेकर के डाला हुआ हूँ, राइट। तो आप उनको भी पढ़िए और इसको भी पढ़िए, अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़िए, राइट। तो गेट रेडी। नेक्स्ट हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाटलिपुत्र के प्रशासन के संदर्भ में विस्तृत सूचना प्रदान करता है ना। स्रोतों पर आधारित ये एपिसोड आप देखेंगे तो कौन सा है? अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, इंडिका, वायु पुराण। आपको बता दूं ये चारों स्रोत इतिहास के मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जो नगर प्रशासन है वो उसमें इंडिका फेमस है, मेगास्थनीज की इंडिका। और वास्तव में मेगास्थनीज के इंडिका ने में पाटलिपुत्र का उदाहरण दिया गया है। पाटलिपुत्र का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि इसका जो प्रशासन है वो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों से होता था, राइट। और हर समिति के एक निश्चित कार्यकारी थे, वहाँ हमने पढ़ाया भी हुआ है। और आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इन 6 समितियों के बारे में आपसे काम पूछ सकता है। अगला जो T20 से होगा निश्चित रूप से हम प्रशासन के अंदर भी एंट्री करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिका। और नोट करने की जरूरत है आपको कि जब भी कभी इस तरह से सवाल पूछे तो नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन, इन दो चीजों के लिए स्पेशली मेगास्थनीज के इंडिका जो है वो विशेष रूप से क्या है, विशेष रूप से आप ये कहेंगे कि उल्लेखनीय है या प्रासंगिक है, राइट। तो ये इंडिका हो गया। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। अर्थशास्त्र का संकलन श्याम शास्त्री ने किया, एकदम वेल नोन फैक्ट है, सही है। अर्थशास्त्र पहली लौकिक रचना है, ये भी एकदम सही है, क्योंकि इसके पहले जितने भी आपको साहित्य मिलते हैं ना, जैसे वैदिक साहित्य है और अन्य जो साहित्य आपको मिलेंगे वो सर्व किसी न किसी धर्म से संबंधित है। और अर्थशास्त्र की का जो मेन विषय है आप जानते हैं
राजनीति है और इकोनॉमी है, फॉरेन पॉलिसीज है, इसलिए हम लोग इसे पहली लौकिक रचना मानते हैं। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। तीसरा देखते हैं, अर्थशास्त्र का मंडल सिद्धांत करों के बारे में विस्तृत सूचना देता है, राइट। तो निश्चित रूप से तीसरा पॉइंट है, ये सही है। अर्थशास्त्र का मंडल सिद्धांत करों के बारे में विस्तृत सूचना देता है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि तीसरा जो पॉइंट है थोड़ा सा सेटिंग की गड़बड़ी है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चौथा भी पॉइंट है। तो मंडल जो सिद्धांत है विदेश नीति के बारे में देता है। मंडल सिद्धांत जो है विदेश नीति के संदर्भ में है, विदेश नीति। तो तीसरा गलत हो गया। और चौथा जो है अर्थशास्त्र में साप्तांग सिद्धांत का विस्तृत विवेचन है, ये एकदम सही है। और साप्तांग सिद्धांत क्या है आपको स्पेशली पता होना चाहिए। राज्य के जो 7 अंग है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र, वो 7 पता होना चाहिए। वो भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्या है, तीसरा गलत है, 1, 2 और 4 ये आंसर होगा, 1, 2 और 4, राइट। और जब देखो यूपीएससी के सवाल ऐसे ही इसी रैंक पे पूछते हैं, ये सारे सवाल नए सवाल हमने बनाए हैं, बाय द वे किसी से मिल जाए तो बात अलग है। तो नए सवाल हैं, ऐसे सवाल आपके आने के चांसेस रहते हैं। तो आप देखिए कभी कभी निगेशन विधि से, जैसे आपको तीसरा प्रकार पता है कि मंडल सिद्धांत जो है विदेश नीति से संबंधित नहीं है, विदेश नीति से संबंधित है, तो आप देखिए कम से कम ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, यानी आपको ए और सी में फिर 50-50 में ध्यान में रखना है ना। तो निगेशन विधि से भी आप सवालों को हल कर सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर होगा 1, 2 और 4। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत कौटिल्य द्वारा नंद वंश की सत्ता पलटने की सूचना देता है। बहुत ही अच्छा सवाल मुझे लगा। मैक्सिमम लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरफ बढ़ेंगे और मेगास्थनीज के इंडिका कुछ बाकी लोग लगाएंगे, लेकिन वास्तव में ये दोनों स्रोत नहीं है, द्वितीयक स्रोत में इसकी चर्चा है। हालांकि बहुत प्रमाणिक जब मेंस में हम मानते हैं तो नहीं मानते हैं, लेकिन इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है, इसमें चर्चा मिलती है कि किस तरह से कौटिल्य ने नंद वंश की सत्ता को पलटी थी। तो हमारे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे ध्यान देने की जरूरत है। श्योर। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है। अच्छा सवाल है, देखते हैं। सोने के सिक्के, आहत सिक्के, लोहे के हल और नगर संस्कृति, है ना। ऐसा सवाल इस बार भी आया हुआ है ना। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले नगर संस्कृति है, आद्य ऐतिहासिक है। चौथे नंबर पे आते हैं, या तो सी सही होगा या तो डी सही होगा, है ना। 4 के बाद तीसरा कह रहा है लोहे के हल, है ना। और लोहे के हल आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक युग में आपको दिखने शुरू लगते हैं। तो 4 के बाद 3 यहाँ भी है, 4 के बाद ऐसे सवाल ही तो हल करने में मजा आते हैं। यानी 4 और 3, 4, 3 सही हो गया। अब हमको देखना है कि इसके बाद एक आया सोने के सिक्के आए या आहत सिक्के आए। आपको बता दूं सोनों के सिक्के मौर्यों के बाद आए हैं, आहत सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, कुछ लोग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखते हैं। तो 2 हो जाएगा और फिर सबसे लास्ट में 1, आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ऐसे सवालों को करने के लिए आपको 100% तैयार रहना चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल देखिएगा, फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रिपीट करेगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज की इंडिका का उदाहरण नहीं दिया है। आपको बात बताऊं, इंडिका जो है आप जानते हैं कि मूल रूप से प्राप्त नहीं है और मैकरेंडल ने बाद के लेखकों के उद्धरणों के आधार पर उसे संकलित किया है। अब हमने आपको पहले से ही बताया था कौन कौन है, एरियन, डियोडोरस, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, है ना। ये इन सारे लोगों ने किया है। तो फिर क्या नहीं हो जाएगा, प्लिनी का हो जाएगा और आंसर सही हो जाएगा आपका प्लिनी, राइट। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको बता दूं ये सवाल हमने क्यों बनाया है, क्यों प्राथमिक स्रोतों के आधार पर हम लोग प्रायः इतिहास की चर्चा करते रहे हैं, हमने भी किया है, लेकिन कभी कभी द्वितीयक साक्ष्यों के बारे में पूछा जाता है। द्वितीयक साक्ष्य जो कि बाद में लिखे रहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो यहाँ जितने भी हमने स्रोत उठाए हैं वो सब द्वितीयक साक्ष्य है,
इसमें एक का लेखक गलत है, उसी को पकड़ने की जरूरत है। फिलहाल विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस काफी फेमस है ना। नेमिचंद्र परिशिष्ट पर्वण सही है? नहीं, हेमचंद्र है। परिशिष्ट पर्वण के लेखक जो है वो कौन है? हेमचंद्र है। तो फिलहाल यही पकड़ में आ गया हेमचंद्र का। बाकी सोमदेव का कथा सरित सागर भी सही है और क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी है। आपको बताऊं ये तीनों रचनाएं जो हैं वो काफी बाद की हैं, गुप्त साम्राज्य की हैं, लेकिन इसमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास के संदर्भ में सूचनाएं मिलती हैं। ये सभी मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में द्वितीय साक्ष्य है। श्योर? वेरी गुड। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे अशोक के अभिलेखों को खोजने का श्रेय दिया जाता है? अपने आप में काफी अच्छा सवाल ये भी है। जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स, ट्रेफेंथलर और टर्नर। तो आपको पता होना चाहिए जो जेम्स प्रिंसेप हैं इन्होंने अभिलेखों को पढ़ा था, अभिलेखों को पढ़ा था। एकदम जो लोग हैं इन सारे सवालों के व्याख्या सहित ध्यान में रखें, पढ़ा था। विलियम जोन्स का इससे कोई मतलब ही नहीं है। ट्रेफेंथलर ने खोजा था और टर्नर ने यह बताया था कि जो देवानाम्पिय शब्द है वो अशोक के लिए है ना। देवानाम्पिय से संबंध बताया हुआ है। तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन हुआ है, ये भी आसान से लगा सकते हैं। भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष, ये प्रश्न आया हुआ है। द्वितीय साक्ष्य है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसमें चर्चा है और वास्तव में मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को पूरे जम्बू द्वीप का शासक कहा गया है। तो ये सवाल इसीलिए बार बार आपसे पूछा जा रहा है। ये सवाल तो शायद पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 कि शेरे कुना का द्विभाषिक लेख किन लिपियों में मिला हुआ है? तो आप जानते हैं कि जो अशोक के अभिलेख हैं ब्राह्मी, ग्रीक, आरमाइक और खरोष्ठी 2 लिपियों में है, 4 लिपियों में है। और इसमें से जो शेरे कुना का अभिलेख है वो द्विभाषी अभिलेख है। शेरे कुना यानी कांधार हो गया। और ये कह रहा है कि जो कांधार का अभिलेख है वो किन 2 लिपियों में है? किन 2? डाइग्लॉट का मतलब हो गया 2 भाषाओं में है। तो आरमाइक और यूनानी। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान देने की जरूरत है। ए ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए हैं? तो खरोष्ठी लिपि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में है, ईरानियों के द्वारा लाई गई थी, अभी कल ही हमने चर्चा किया था। और यह था शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा। राइट। तो ऐसे आंसर भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ए ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए अस्पतालों की स्थापना की चर्चा की है? बहुत डिटेल हमने पढ़ाया है अशोक के अभिलेख, 2 एपिसोड इस पे लिए हैं। जिन लोगों को थोड़ी सी भी कमजोरी इन सवालों में लग रही हो कि वो अपने आप को वीक समझ रहे हो, उन्हें अशोक के अभिलेखों को जरूर एक बार सुनना चाहिए। 25 से 30 मिनट के 2 एपिसोड होंगे, यानी लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम होगा। तो वहाँ हमने डिटेल चर्चा किया है। द्वितीय बृहद शिलालेख में है ना। पहले में अहिंसा है, दूसरे में वो अस्पतालों की बात करता है। राइट। और उसने यह भी कहा है कि उसने अस्पताल ही नहीं बनवाए बल्कि उसमें से औषधियाँ भी रखवाई, ऐसी औषधियाँ जो कि अपने देश में नहीं थी, उसने उसे बाहर से मंगा करके इसे रखवाया। तो अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि अशोक ने सबसे पहले किस स्थान से धम्म यात्रा की थी? फैक्चुअल जरूर है, लेकिन निश्चित रूप से ये है आपका बोध गया से है। राइट। आपको होमवर्क दे रहा हूं। आप लोग जब इसको लिखें, लिखने को तो मैं 1 मिनट में लिख दूं कि कहां से कहां गया, लेकिन उनकी बौद्ध यात्राओं का एक क्रम आपसे पूछा जा सकता है। अगले T20 में हम उसको समाहित भी कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आउट कर दे रहे हैं। आप लोग ये जरूर देखिए कि अशोक किन किन स्थानों पर गया और उसका क्रम क्या था। जाहिर सी बात है सभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड रहे हैं। सभी ने सभी जो स्थल हैं वो क्या हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं। ये हिंट है आपका, तो इसे जरूर देखिएगा, संबंधित हैं। तो ये आपका होमवर्क है, खोजिएगा और फिर हम अगले बार सवाल इस पे जरूर बनाएंगे।
अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा शिलालेख बुद्ध धर्म संघ, बुद्ध धम्म संघ यानी बौद्ध त्रिरत्न भी हम चाहते लिख सकते थे कि बौद्ध त्रिरत्नों की चर्चा करता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। भाब्रू शिलालेख, भाब्रू या वैराट अभिलेख, राइट। ओके, ये पूरा एपिसोड हमने स्पेशली स्रोतों पर ही रखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के जल संसाधन व्यवस्था का उल्लेख करता है? अशोक का रोमनदेही नहीं, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख यह भी नहीं है, रुद्रगुप्त का रुद्रदामन का गिरनार, जो जूनागढ़ अभिलेख है वही गिरनार, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गिरी क्षेत्र में है ही है। और आपको बता दूं कि ये सौराष्ट्र प्रांत में, सौराष्ट्र, पहली इसकी खासियत क्या है कि ये सौराष्ट्र प्रांत के इतिहास की चर्चा करता है। दूसरी बात आप देखेंगे कि इसमें जो है सुदर्शन झील की बात करता है। और इसके अतिरिक्त इसकी जो खासियत है इस अभिलेख की कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोक हो गया, रुद्रदामन हो गया, मौर्योत्तर काल में हम लोग चर्चा करेंगे, और गुप्त युग का स्कंदगुप्त हो गया। इन 4 शासकों का नाम लिखा हुआ है, 1 2 3 4, राइट। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये इन 4 शासकों का नाम आपको दिखाई दे जाएगा। एक जस्ट ए मिनट। तो इन चारों शासकों का नाम मिलेगा, सुदर्शन झील, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, और इसमें उस समय के अधिकारियों और गवर्नरों का नाम मिलेगा। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाने योग्य हैं। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही अच्छा सवाल, कॉन्सेप्चुअल प्रवाह है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्यों काल की भौतिक संस्कृति के आधार थे? लोहे का अत्यधिक प्रयोग हो ही रहा था, है ना, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करें, लोहे का जो अत्यधिक प्रयोग था ये चल ही रहा था। आहत सिक्कों का बाहुल्य था ही। उत्तरी काले पालिश मृदभांडों का प्रयोग ये भी था। पकी हुई ईंटों का प्रयोग ये भी था। यानी क्या हो जाएगा आंसर? 1 2 3 एंड 4। श्योर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में संकट काल में सुरक्षित खाद्यान्न रखने की बात कही गई है? चंद्रगुप्त मौर्य का सोहगौरा ताम्रलेख है। और साथ ही साथ आप ये जानते रहिए, यहाँ हमने नहीं लिखा है, कभी भी आपसे सुमेध कूटबद्ध भी करा लेगा। सोहगौरा लेख गोरखपुर का है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश। इसके साथ साथ आप देखेंगे महास्थान लेख बांग्लादेश में है, महास्थान बांग्ला ताम्र लेख है, चंद्रगुप्त बांग्लादेश में है। ये दोनों अभिलेख ताम्र लेख हैं। और इस ताम्र लेख में यह कहा गया है कि अगर अकाल कोष्ठागार, एक टर्मिनोलॉजी आती है कोष्ठागार, कोष्ठागारों की स्थापना की गई है, अन्न कोष्ठागार। जब अभिलेख की भाषा कर देखोगे तो अन्न कोष्ठागार, यानी कि अगर कोई विपरीत प्रभाव पड़ जाए, विपरीत अवसर पड़ जाए तो उसका क्या किया जा सके, निश्चित रूप से हम उसे बांट सकें। क्लियर है? आइए कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अशोक के अभिलेख पूरे साम्राज्य में पाए गए हैं सिवाय पूर्वोत्तर भाग को छोड़ करके, पूर्वोत्तर भाग को छोड़ करके। सही है, पूर्वोत्तर का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य में नहीं था, यह भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या करता है, ए आंसर सही हो जाएगा। वास्तव में 2 ही क्षेत्र ऐसे हैं जो मौर्य साम्राज्य में नहीं दिखते हैं। एक तो पूर्वोत्तर का क्षेत्र नहीं दिखता और दूसरा सुदूर दक्षिण का। सुदूर दक्षिण का मतलब तुंगभद्रा के दक्षिण,
शुंगभूत, सुदूर दक्षिण, इन दोनों क्षेत्रों में मौर्य क्षेत्र जो है वो नहीं दिखाई देता है और उसका आपको वहाँ पे अभिलेख भी नहीं मिलता है। तो अगले सवाल पे आते हैं। चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रपों के विरुद्ध विद्रोह भड़काया। एकदम सही बात है। भड़काने का स्थानीय लोगों से मिलकर के कि विदेशी शासन अभिशाप है, निश्चित रूप से उनके विरुद्ध जनमत किया, ये सही है। और चंद्रगुप्त ने सिकंदर का खेमा देखा था, ये भी बात सही है। लेकिन जाहिर सी बात है दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं, बी ऑप्शन सही होगा। श्योर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, कि अशोक ने अपने अभिलेखों को स्थानीय लिपियों में भी खुदवाया। जाहिर सी बात है, जो आपको खरोष्ठी है, आरमाइक है, जिन क्षेत्रों में जो लिपियां चलती थीं उसमें खुदवाया, तो एकदम सही है। और कारण ये कि उसका उद्देश्य अपने संदेश को जनता तक पहुंचाना था, ये भी बात सही है। और यहाँ पे भी एक बार फिर कथन और कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या करता है, राइट। और अगला जो सवाल है वो ये है कि मेगास्थनीज द्वारा डायनेसियस एवं हेराक्लीस का जो वर्णन किया गया है उससे हम किन देवताओं से तादाद में रखते हैं। अच्छा सवाल है, शिव एवं कृष्ण, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, एक एक व्याख्या भी रखेंगे। फिर हम लोग इतिहास की T20 सीरीज में फिर से मिलते हैं सैटरडे और संडे, राइट। और बहुत जल्दी करंट अफेयर्स पे भी हम लोग इस सीरीज को डिज़ाइन करने जा रहे हैं, राइट। तो जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़िए। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।